मुखय्यर हजरात को, उनको मैं दर्द दिल से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ें। इनके लिए खुराक, खैमे, अद्वियात, कपड़े और जो कुछ भी और नक़द जो कुछ भी आप दे सकते हैं, ये आप बहुत बड़ी आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दर्द आशना में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फरहाना उवैस। कहा जाता है कि बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं। यकीनन अगर बच्चे सेहतमंद हैं, तवाना हैं, खुश हैं तो मुस्तकबिल भी रोशन है, मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत हो जाए और वो कमज़ोर हो जाएं तो यकीनन ये लम्हा फ़िक्रिया है। सैलाब आने से पहले भी पाकिस्तान में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहे हैं, लेकिन सैलाब के आने के बाद ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और यकीनन जब ये बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं तो सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर नहीं होते, बल्कि ज़हनी तौर पर भी कमज़ोर होते हैं और उनकी सीखने की सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दुनिया भर में यह देखा गया है कि हुकूमतें ग़िज़ाओं को हमेशा बहुत कम रेट पे रखती हैं और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि गरीब से गरीब घराने के बच्चे भी अच्छी ग़िज़ा को हासिल कर सकें ताकि वो सेहतमंद रह सकें और एक अच्छा माशरा कायम कर सकें। देखने में ये आया है कि पाकिस्तान में हर साल 1,70,000 बच्चे 5 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले ही वफ़ात पा जाते हैं। और यकीनन ग़िज़ाई किल्लत और इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और अगर हम दुनिया पर नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार किस मुल्क में बच्चे हैं, तो वो है अफ़गानिस्तान, जहाँ पर 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया आता है जिसमें 14% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। फिर बांग्लादेश जहाँ पर 13% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान जहाँ पर 12% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और चूँकि ये तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है सैलाब के आने की वजह से, तो यकीनन हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, इस पर ज़्यादा काम करना है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने जिन मेहमानों को बुलाया है उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं और आपको बताएंगे कि ये लोग अपनी एक्सपर्टीज़ किस तरह जो है वो शेयर कर रहे हैं इन हालात में उन लोगों के साथ, और ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो वहाँ जाकर ग़िज़ा फ़राहम कर रहे हैं उन घरानों में, उन बच्चों में, तो उनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं। हमारी पहली मेहमान है महाविश सैयद साहिबा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत से उन एरियाज़ में इन्होंने विज़िट भी किया है जहाँ पर ऐसे बच्चे हैं और उनके लिए काम कर रही हैं। यकीनन वैसे तो इनका काम जो है वो शऊर और आगाही पहुँचाना है, तो वो शऊर दे रही हैं, उन्हें आगाही दे रही हैं कि किस तरह से वो उसको बेहतर कर सकते हैं। महाविश, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच। हमारी दूसरी मेहमान है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, और इनका काम यकीनन बच्चों में भी और बड़ों में भी ग़िज़ा से के हवाले से जो मालूमात हैं वो पहुंचाना है ताकि लोग सेहतमंद रहें, माशरा अच्छा रहे, और ये भी इस हवाले से काम कर रही हैं। आज इनसे पूछेंगे कि किस तरह उन बच्चों को जो कि इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं हम बेहतर कर सकते हैं, या वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको देकर उन्हें जल्दी सेहतमंद बनाया जा सकता है। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद। हमारे तीसरे मेहमान जो कि सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है उनका इस शोबे में, उन्होंने बहुत सारे इन एरियाज़ को विज़िट भी किया है, एक गहरी नज़र रखते हैं उस हवाले से। इंटीरियर सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में विज़िट किया, उन हालात को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और बता रहे हैं उन लोगों को जो यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं कि वहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह उनकी उन ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। हमारे तीसरे मेहमान हैं असदुल्ला भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का और मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। अच्छा, आगाज़ करेंगे महाविश आपसे कि
आप माशाल्लाह एक शऊर और आगाही का सिलसिला लेके चल रही हैं। इस वक्त जो हालात हैं और यकीनन बहुत बुरे हालात हैं, हालांकि हम समझते हैं कि इनफरादी सतह पर भी, हुकूमत की सतह पर भी बहुत सारी जो NGOs हैं वो भी अपने अपने तौर पर बहुत काम कर रही हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ये थोड़ा सा नाकाफ़ी सा है। तो क्या सिलसिला है और किस तरह हमें इसको देखना है? देखिए, इस वक्त जो मुल्क के ऊपर एक चैलेंज आया है वो दुनिया में सभी लोग इस चीज़ के इस वक्त तो कोई दो राय ही नहीं है कि ऐसी कैटास्ट्रफी है, इतना बड़ा चैलेंज अभी तक हिस्ट्री में हमें देखने को नहीं मिला। इस वक्त सिर्फ हम ही हैरान नहीं है इस इफ्तात को देख के, पूरी दुनिया परेशान है और ये इसका मेजर रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है। प्रॉब्लम ये है कि हम ऑलरेडी बहुत चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी फ्रंट्स पे हम इकोनॉमिक क्राइसिस में भी थे, फूड क्राइसिस में भी थे, इन्फ्लेशन भी हिट कर चुका था और उस वक्त ऐसे वक्त पे ये हमारे ऊपर इफ्ताद आई कि होता ना, हम ऑलरेडी थके हुए और हमें एक नया चैलेंज मिल गया। ऐसे ही हुआ। तो क्योंकि वो एग्जॉस्टेड इकॉनमी को ये इतना सिवियर मसला दरपेश आया, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह हम पहले एक जज्बे के साथ सब हेल्प करते थे वो जज्बा मिसिंग है। एक रीज़न उसका जो मैंने आपसे कहा कि एग्जॉस्टेड इकॉनमी। दूसरा मसला ये है कि इस इन्फ्लेशन से सिर्फ रूरल एरियाज़ वाले तो हिट नहीं थे, हम जो शहरी लोग जो आमतौर पे खड़े होते हैं मदद करने के लिए, वो भी उतने ही ऐसे हालात, ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे थे। तो हमारी क्योंकि बाइंग पावर कम है, हमारे काफ़ी लोगों जॉबलेसनेस बहुत है, तो इस वजह से उस तरह से नहीं नज़र आ रहा। लेकिन फिर भी मैं क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और इतने अरसे से फील्ड में हूँ, स्टिल आई सी लॉट ऑफ पीपल जो कि आ रहे हैं अभी भी, जो भी अपनी अपनी इस्तिताअत के हिसाब से कर रहे हैं, मगर मसला बहुत बड़ा है। आपने विजिट भी किए कुछ एरियाज़ को जहाँ पे कुछ सिंध के इलाके विजिट किए, लेकिन बहुत आगे हम नहीं गए क्योंकि हमारे जो ग्रुप के मेल मेंबर्स हैं दे आर गोइंग फर्दर। अच्छा, बलूचिस्तान हमारी टीम्स गई हैं और सिचुएशन काफ़ी गंभीर है, जिस तरह जो लोग और भी अभी बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लोग इसलिए थक रहे हैं क्योंकि अब इस्तिताअत नहीं है, बट जज्बे अभी भी जवान है, क्योंकि वी आर रेजिंग फंड्स अभी भी, तो वी कैन स्टिल सी द जज्बा, मगर अभी थोड़ा सा रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये आपने सही बात कही कि हम लोग खुद इस कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं इस वक्त ना, महंगाई से, दूसरे मामलात से, कि कोई स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही ना, तो उस वजह से शायद हम जिस जज्बे से पहले किसी प्रॉब्लम में इकट्ठा होकर काम करते थे वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें एक तो अपने आप को भी समेटना है और ये सोचना है कि इस वक्त पूरी कौम को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें उसकी हिम्मत दे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप माशाल्लाह ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत काम कर रही हैं। तो इस वक्त जो बच्चों की सूरत हाल है कि बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत है, और अव्वल तो जो एक नॉर्मल फूड उनको मिलना चाहिए वो वैसे भी नहीं मिल रहा था, और फिर ये मुसीबत, ये मुश्किल, तो जो ग़िज़ा उनको पहुंचाई जा रही है शायद वो उतनी नहीं है जितनी उनको अभी भी चाहिए। आप क्या समझती हैं कि किस ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत है, और एज ग्रुप के हिसाब से बताइएगा कि किन बच्चों को क्या चीज़ हम प्रोवाइड करें जो यहाँ से खुराक लेके जा रहे हैं, ताकि कुछ उनके लिए बेहतरी हो सके। देखिए, बच्चों की सेहत जो है वही हमारी कौम का मुस्तकबिल है, और इस वक्त जो है वो पूरे ट्रायंगल की ज़रूरत है, यानी कि बच्चों की जो लुक आफ्टर होनी है वो उनके माँ बाप, डॉक्टर्स और गवर्नमेंट तीनों ने मिलकर करनी है, ठीक है। और बच्चे इस वक्त की कंडीशन में जो अंडरवेट बच्चे जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और कर भी रहे हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जिसमें उसके अलामात को अगर हम देख के चलें तो कंडीशंस जैसे कि मरासमस या क्वाशरकोर है, ये तो हमारी मेडिकल टर्म्स हो गई, लेकिन जो उसकी अलामात आएंगी उसमें आइज़ का संकन होना, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, सूखी हुई हैं, और उनकी लिप्स जो हैं वो बहुत ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, और सही तरीके से उनकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही, उनकी मूवमेंट्स भी सही नहीं हो रही, और उसी वजह से उनकी ग्रोथ के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिस तरीके की ग़िज़ा उनको प्रोवाइड करनी चाहिए वो कॉम्बिनेशन होनी चाहिए बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट हम उन ग़िज़ाई फूड को कहते हैं जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, विटामिन और सबसे इम्पोर्टेंट पानी, तमाम तर चीज़ें शामिल हो। और जहाँ तक सवाल ये है कि जज्बे, जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक जवान हैं, जितनी भी जिसके रिसोर्सेज हैं वो उसी हद तक काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम हमारी हर संडे को कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करती है कि अंदरून सिंध जाए, बलूचिस्तान जाए, और लोग लगे रहते हैं जिसकी जितनी इस्तादात है करें। लेकिन खाने के हवाले से अगर आप कहते हैं तो देखें, ड्राई फूड ही पहुँचाया जा सकता है,
क्योंकि वरना ये होता है कि लीकेजेस की प्रॉब्लम होती हैं और फूड ज़ाहिरी बात है कि अगर लीक हो गया तो सारे कंटेनर्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश फिर ये की जाती है कि ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि बिस्किट्स या जूसेस ले जाते हैं। तो बिस्किट्स या जूसेस उन ग़िज़ाओं में नहीं आते जो कि बच्चों के लिए कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड हो या कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें। हम तो बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट की। तो फिर किसी तरीके से कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट उनको दूध और अंडा ये किसी भी तरीके से प्रोवाइड किया जाए। और एग्स अगर ऐसे कंटेनर्स में रख के इनको प्रोवाइड कर दिए जा सकें, अगर वो बॉयल करके भी दिए जा सकें तो वो ख़राब नहीं होते। तो एक दिन तो चल जाएंगे ना, जैसे आराम से चल जाते, ट्रैवलिंग टाइम लगता है अगर आपको कुछ घंटों का, तो एक दिन तक तो वो चल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि किसी ने क्या कोई ऐसा फ्रूट भी है जो बच्चों को प्रोवाइड किया जा सकता है? सेब ऐसा हमेशा से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है, तो ये तो हमारी वो बात है। और दूसरा, अगले दिन किसी ने पूछा कि डॉक्टर आयशा दूध और अंडा कब तक और किस उम्र तक खाना चाहिए, तो उसका बहुत अच्छा जवाब है पैदाइश से लेके कब्र तक, ठीक है। तो इसकी तो कोई एज ही नहीं है। तो एप्पल्स के अंदर जो है वो आपको उस तरीके से विटामिन्स मिल जाएंगी। तो पानी हो गया, फ्रूट हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गए, और उसके बाद अगर हम उनको विटामिन्स और किसी तरीके से सिरप्स और इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकें तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। और दूसरी चीज़ पे जिस पे हमारी कौम को बहुत, देखें डेंगू और मलेरिया इस वक्त इस कदर ज़्यादा है कि हर पेशेंट उसका शिकार हो रहा है। तो किसी भी तरीके से अगर मॉस्कुलो रेपेलेंट्स प्रोवाइड किए जा सकें बहुत अच्छे। उनकी अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है तो कोकोनट ऑयल अगर प्रोवाइड किया जा सके, वो इतना कॉस्टली नहीं होता, वो अगर अपने जिस्म पे ये लोग लगा लें तो तब भी वो मॉस्किटोज जो हैं वो आराम से उससे वो महफूज रह सकते हैं। अच्छा, अगर क्या ये जो कोकोनट ऑयल है इसके अलावा भी कोई ऑयल लगाया जा सकता है? कोकोनट ऑयल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा। लेकिन अगर लेमन जूस जो है वो अगर लेमन को रख भी लिया जाए और उसके अंदर लौंग के पीसेस रख लिए जाएं वो भी हो सकता है। अगर लेमन ड्रॉप्स जो है पानी में डाल के और डाइल्यूट करके वो भी बदन पे लगा लिए जाएं वो भी, अच्छा, वो भी इफेक्टिव है। वो भी इफेक्टिव है क्योंकि ये तमाम तर लोग ऐसी जगहों पे मौजूद हैं जहाँ पे हर जगह पानी की एक्यूमुलेशन है, और जिस जगह पे पानी की एक्यूमुलेशन है वहाँ पे मच्छर ने होना ही होना है। बिल्कुल। तो हम जब ग़िज़ा की बात कर रहे हैं तो ये लोग इतने ज़्यादा टेम्परेचर और बुखार का शिकार हैं, और आप ये देखिए कि इतनी ज़्यादा बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं और काबू नहीं पाया जा रहा। तो ये बात बहुत तकलीफ दे है। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है डेंगू या मलेरिया की, उसमें जूसेस बहुत देने होते हैं, हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, पानी है, जूसेस हैं, इसकी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें लिक्विड ही अपना रोल बहुत अच्छा प्ले करता है। तो किसी भी तरीके से अगर हम इनके सूप के पैकेट्स भी इन लोगों को दे दें और वो उसके सूप बना के पी लें, जूसेस ले लें, फल ले लें, और जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं, तो हम अपनी कौम को, अपने बच्चों को बचा सकेंगे। आपने बहुत अच्छा तफसील से बताया, और यकीन करें हम कई रोज़ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आप लोगों को लाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग चूँकि एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, तो वो लोग जो यहाँ से सामान लेके जा रहे हैं वो इन चीज़ों को अगर सुनते हैं तो उनको आसान हो जाएगा कि क्या चीज़ जो है वो बच्चों तक पहुँचाना जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असद साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपने माशाल्लाह एक सहाफ़ी के नाते आपको इंटीरियर सिंध के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, आप जानते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आप हमारे देखने वालों को भी ये बताइए कि आपने इस वक्त कौन से एरियाज़ को विज़िट किया और वहाँ पर बच्चों की ख़ास तौर से क्या सिचुएशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर फरजाना कि आपने और आपकी टीम ने मुझे मौका दिया। एक्चुअली इस साल जो तबाही आई है, ख़ास करके ये सैलाब की वजह से और बारिशों की वजह से, वो मुल्क की तारीख़ में कभी नहीं आई। और काफ़ी लोग ऐसे जो हैं जो उनके बड़े बड़े मकानात भी थे, कच्चे मकानात भी थे, उनके भी जो है बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है थ्रू आउट सिंध मुख्तलिफ़ इलाकों में, पर्टिकुलरली ठट्टा, सिजावल, झुड्डो, मीरपुर ख़ास, टंडो, अलहियार, इन इलाकों में। और उसके बाद एक मुखैर हजरात हैं जिन्होंने अपना नाम ज़ाहिर करने का नहीं कहा, उनके साथ हेलीकॉप्टर में मैंने सखर तक गया हूँ। तो मोस्टली जो है बच्चे जो हैं वो इस पे अफेक्टेड ज़्यादा हुए, घर बार तबाह हो गए, सब कुछ कर गए। जो बेचारे लखपति थे वो भी आ गए, रोडों पे आ गए, सब कुछ आंखों के सामने बह गया, सबके आंखों के सामने बह गया। और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि शायद ये भी हो सकता है। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, के वो ऐसे वो हो गए कि मतलब कि होश उड़ गए सबके।
और यकीन जाने उनके साथ साथ जो गरीब लोग थे, दूसरे लोग भी थे, वो भी आ गए। अब उनको अपना तो संभालना ही संभालना था, लेकिन उसके साथ जो उनके बच्चे थे, जो जिनकी उम्रें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से लेके 4, 5, 6 साल तक थी, उससे बड़े भी थे, लेकिन इस एज के बच्चों ने को संभालना और उनकी खुराक ग़िज़ा का ख्याल रखना, ये उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। और इतना रो रहे थे, इतना वो किराए कर रहे थे, और यहाँ तक भी हालत पहुँची, कभी कभी तो वो इतना जज्बात से वो हो जाते थे कि एक ट्रक आके खड़ा होता था किसी भी राशन का या अद्वियात का, वो पूरे घुस जाते थे, यानी कोई डिसिप्लिन नहीं होता था। वो बेचारे भूख से मजबूर होके, ये नहीं कि उनकी कोई आदत थी कि जाके इस तरह हम हल्लड़बाजी करें, लेकिन भूख से अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट्स कि वो ये चाह रहे थे कि उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। लेकिन हुकूमत अपनी कोशिशें तो कर रही थी। मैंने कई जगह मैंने मिनिस्टरों से भी बात की, उनको भी मैंने विटामिन डी वाली बातें की, उनको भी मैंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप उनके तक पहुँचे तो सही। मतलब सामान सही तरह से पहुँच नहीं पा रहा, सामान सही तरह से पहुँच नहीं पा रहा था, और जितने लोग थे उतना ही नहीं पहुँच रहा था। अच्छा, ये अल्लाह पाक हमारे जो मुखैर हजरात हैं उनको खुश रखे, और उनके साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे FPCCI वाले थे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वाले थे, उनसे मेरा लिजॉन रहता था, वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, और वहाँ जाके मैंने उनके अफेक्टेड लोगों से इंटरव्यूज़ किए, मैंने उनके इंटरव्यूज़ चलाए, कुछ दिखाए, और उसके बाद काफ़ी मुझे टेलीफोन्स भी आए। और बच्चों की जो हालत थी, एक फैमिली मैंने देखी डॉक्टर साहब कि उनको वहाँ पे प्रेगनेंसी हो गई और ट्विन बच्चे आ गए। अच्छा। ट्विन बच्चे आ गए कैंप में, और कैंप में वो उनके माँ और उसके बाप लोग और इतने खुश हुए, हालांकि खुद उनकी हालत जो थी बहुत ही वो थी, ख़तरनाक हालत थी, और इस लेवल में नहीं थे कि उनको कुछ मिल सकता, लेकिन अपने बच्चों की वजह से वो इतने थे। लेकिन वहाँ जो एक मैंने बीमारी देखी वो ये थी कि उनको डायरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा, यानी बच्चों को इतना उनका वो असर पड़ा है, और उसके बाद डिहाइड्रेशन, उल्टी, फिर पानी पीने का, और जो कंटेंट ऑफ वाटर था, यानी उनके लिए जैसे डॉक्टर आशा बता रही हैं कि जी उनको ये खिलाना चाहिए, और 1 एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये सब चीज़ें होता है घर में। लेकिन वहाँ जो हालत थी, 1 एपल तो क्या, वो उनके लिए बेचारों के लिए एक पानी की बोतल भी नहीं थी कि मिनरल वाटर का पानी या साफ वाटर जो है, जी वही मैं कह रही हूँ कि पानी ही अवेलेबल नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। उस वजह से फिर उनको किसी को मलेरिया, किसी को डिहाइड्रेशन, यानी यहाँ तक स्कोर पहुँचा। कई जगह हमने देखा कि रोज़ाना के हिसाब से 5-5, 7-7 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसी वजह से हम जो है ना ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो इतनी तेज़ी के साथ बच्चों के ऊपर ये मौसम की तब्दीली के असरात, सैलाब के असरात, फिर सामान मुकम्मल ना पहुंच पाने की वजह से असरात, तो इतना मैं समझती हूँ अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तो ये अदम तहफ़्फ़ुज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग जो हैं वो इकट्ठा होकर उन तक पहुँच रहे हैं, उनकी उस फीलिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे असद साहब ने कहा कि बहरहाल फिर भी सामान पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरह से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है? आप बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में क्योंकि जज्बा होता है और हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने अपनी छोटी छोटी ना 1.5 ईंट की मसाजिद बना ली है। हाँ, अपने तौर पर जो है वो कर रहे हैं, अपने तौर से करना चाह रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से ये कहती हूँ, जब भी जैसे आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, तो मैं लोगों से कह रही होती हूँ कि देखें, हमेशा इज्तिमाइयत में ही ताकत ज़्यादा है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपका जिस पे भी ट्रस्ट है, किसी एक पे तो होगा, 2 पे तो होगा। जैसे व्हाट वी डिड, हम जैसे रोटरी के साथ लिंक्ड हैं, तो FPCCI का भी इन्होंने नाम लिया, तो हमने कहा कि वट एवर फंड्स जो भी हमने रेस किए, कुछ रोटरी में, कुछ फेडरेशन को दिए, कुछ और जो इदारे हैं उनको दिए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इनकी ताकत ज़्यादा है, तो इनको ज़्यादा सपोर्ट किया, या उनके पास एक सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लॉजिस्टिक उनके पास बेहतर है। शायद हैदराबाद से थोड़ा सा आगे जा सकूँ, मेरी एक सर्टेन पहुँच है, तो हमारे सबसे पहले तो मुत्तहद होने की ज़रूरत है, और उन लोगों की तरफ जाएं जो काम बहुत इफ़ेक्टिवली कर रहे हैं। अब चाहे अगर आपको पाक फौज पे भरोसा है तो आप उनके पास जाइए, गवर्नमेंट के किसी और इदारे पे, या अगर आपको जैसे जो बहुत सारी हमारी को फलाई तंजीमें हैं, JDC है, खदमत है, सो मैनी, बहुत सारे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में। अपने 5 दोस्तों का ग्रुप बना के मत जाइए, क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, और जिस तरह ये बता रहे थे कि लोग अटैक कर देते हैं, तो आपका बहुत खराब हो जाता है।
तो सबसे पहले तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और समझदारी से उनको उनका मजबूत हाथ बनिए जो जिनका नेटवर्क बड़ा है। दूसरा, हमारे पास इंटरनेशनली भी बहुत फंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बस इत्तेहाद की ज़रूरत है ना सबसे ज़्यादा इस वक्त। हाँ, मिलकर काम करें। बिल्कुल। दूसरा, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि मायूसी बहुत ज़्यादा हो गई। मैं कहती हूँ देखें, सबसे पहले तो ईमान रखें कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और जो खुदा पहले दे रहा था रिस्क वो आज भी वही राज़िक है, उसकी कुर्सी चेंज नाउज़ुबिल्लाह नहीं हुई है। तो वी नीड टू बिलीव इन, फर्स्ट हैव फेथ, और दूसरा इस बात पे यकीन रखना कि ये गहरी अंधेरी रात ज़रूर है लेकिन सूरज सुबह है। तो हमें लोगों को मोटिवेट करना है। और अभी तो देखिएगा मेंटल हेल्थ इश्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमा, लोग इस वक्त इतने ट्रॉमेटिक हैं, बहुत साल तक हमें इसके असरात जो है वो नजर आएंगे। बहुत महीनों तक इस पे काम करना पड़ेगा, और ये भी हो सकता है 1 साल तक हम उन तमाम लोगों के साथ ये सब काम करते रहें। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि हमें पुरुम्मीद रहना है और उनको भी उम्मीद के साथ आगे लेके बढ़ना है, और उनको ये बताना है जो हम रोज़ कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, यही मैसेज हमने उनको देना है। आयशा साहबा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि ग़िज़ाई किल्लत जो है वो क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं। क्या यहाँ पर जो लोग ग़िज़ा के हवाले से काम कर रहे हैं उन लोगों तक पहुँचाने के लिए उनसे कोई लिंक आपका रहा, या उनको आपने कोई मैसेज दिया, या आप देना चाहेंगे उस हवाले से कि पर्टिकुलरली इस वक्त चूँकि बीमारी भी है, बच्चों के हवाले से कमज़ोरी भी बहुत बड़ी भी है, तो खुसूसन कौन सी ख़ास ग़िज़ाएँ हैं जो वो यहाँ से ले जा सकते हैं उनको देने के लिए? जी, हमसे टीम्स जो हैं वो मुख्तलिफ रब्ता करती हैं, मुख्तलिफ जो NGOs हैं। मैं ख़ुद लायंस क्लब में एक पार्ट का प्रेसिडेंट हूँ, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो उसमें ये है कि हमारे मुख्तलिफ सेशंस हो रहे होते हैं और उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जहाँ पे फ़ंड रेजिंग के बारे में कैंपेन्स होती हैं और फूड कलेक्शन के बारे में होती हैं, तो वहाँ पे मैंने जैसे आपसे ज़िक्र किया कि न्यूट्रिशनिस्ट का एक पार्ट होता है, और एक पार्ट जो है वो ज़ाहिरी बात है कि पेरेंट्स का है जिनको ये फ़ूड प्रोवाइड किया जाएगा। वो अपने लिए जो फूड, हर फैमिली को फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो जब फैमिली को फूड प्रोवाइड किया जाता है तो फैमिली वाइज जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो गाइड करता है कि ये आपका हिस्सा है, ये आपका पार्ट है, और किस तरीके से आपने चीज़ों को लेके चलना है। कोशिश यही की जाती है कि उनको सही इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, और बहुत ज़्यादा इसमें हम डिमार्केशन नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त जो उन लोगों की हालत है, ना वो ठीक से जाग पा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं। हम खुद सोच सकते हैं कि अगर एक दिन के लिए भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी क्या हालत होती है। तो वो लोग इस वक्त किस ज़हनी कर्ब का और जिस तकलीफ़ का शिकार है, अगर हम अपने ऊपर रख के सोचें तो उनके साथ क्या आलमिया हो चुका है। लेकिन जब एक फ़ैमिली को फूड प्रोवाइड किया जाता है और ये उनका हिस्सा बताया जाता है कि है, तो उसमें उनको ख़ास इंस्ट्रक्शंस ये ज़रूर दी जाती हैं कि आपने अपने बच्चों पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। दूसरी बात ये होती है कि कुदरत अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रही होती है। कुदरत ने मामता में ये ख़ास चीज़ें रखी होती हैं कि चाहे किस तरीके से हम खुद भी खड़े रहें, लेकिन हम अपने बच्चों को यही सोच रहे होते हैं कि उनको सही तरीके से सुनाएं। इम्यूनाइजेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम कई दफ़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, और कुछ जगहों पे ऐसी टीम्स भी गई हैं जिसमें हमने ये काम करना शुरू भी कर दिया, और हम चाहते भी हैं कि अगर वैक्सीनेशन इन बच्चों की हो जाए तो वो बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ों से बच सकेंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि अब चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पैन इसमें जा चुका है तो न्यू डिलीवरीज भी हो चुकी हैं काफ़ी बच्चों की। तो इम्यूनाइजेशन जो इन लोगों को प्रोवाइड करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना ये होगा कि ये बच्चे और ज़्यादा इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएंगे। और इसमें मैं आपको ऐड करती चलूँ कि ORS के पैकेट्स जो हैं हमने रिक्वेस्ट की है कि वो भी इनका पार्ट ऑफ फूड जो है उसमें ऐड कर दिया जाए, क्योंकि ORS मकसद मेरा यही है कि जो आप बता रही हैं ना फूड के हवाले से, क्योंकि चूँकि आपकी नॉलेज में है जो लोग यहाँ से ग़िज़ा के पैकेट बना के लेके जा रहे हैं, मेडिसिन के पैकेट लेके जा रहे हैं, तो आप लोग उनको प्रॉपर अगर गाइड कर देंगे कि इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, तो यही चीज़ें जो कि बैलेंस डाइट के अंदर आती हैं। अगर खुला दूध, जो कि दूध के पैकेट्स होते हैं लीटर वाले, अगर उनका डर होता है तो फिर उनको हम लोग कहते हैं कि पाउडर्ड मिल्क ले जाएँ। जिस तरह के ORS के पैकेट्स हैं, इन लोगों में डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जा सकता। तो डायरिया की ट्रीटमेंट में ORS के पैकेट्स बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। तो हमने इन लोगों को यही सजेशन दी है कि पर फैमिली ORS के पैकेट्स इनको ज़रूर प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो है फौरी तौर पे नमकियात प्रोवाइड करती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखा जाता है और फैमिली वाइज इनको छोटे छोटे टोटके बता दिए जाते हैं, जैसे मॉस्किलो रिपेलेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे तो मैंने आपको ऑयल और लेमन का बता दिया। तो इस तरह की चीज़ें,
लेकिन काउंसलिंग, मोटिवेशन, अगर ग्लास जो है पानी से आधा भरा हुआ है लेकिन आधा खाली है, लेकिन अगर किसी को मोटिवेट कर दिया जाए कि नहीं ये आधा भरा हुआ भी तो है, तो उसकी आधी से ज़्यादा परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। प्यार मोहब्बत से बात करना, असल बात उसको तसल्ली देना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है जितना भी हम काम कर रहे हैं इस वक्त, हमारी ज़ाहिर है पीटीवी की पूरी टीम शामिल है जो ये काम कर रही है और आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रही है, जो कि सबसे अहम चीज़ है, ताकि आप लोग तैयार होकर उन्हीं चीज़ों को आगे पहुंचा सकें जिनकी ज़रूरत है। तो सबसे अहम बात जो है वो ये कि आप जो चीज़ें भी पहुंचाएं प्यार और मोहब्बत से पहुंचाएं और किसी भी तरह उनकी इज़्ज़त नफ्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। असद साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक ऐसा फेज़ देखा है इब्तिदा में जिसमें बहुत इंटेंसिटी थी, सैलाब की तेज़ी, सब चीज़ें बह जाना, ये सब कुछ, तो अब हम रिकवरी की स्टेज पे हैं, यानी हम चीज़ों को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप क्या सूरत हाल देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, या इस वक्त किस चीज़ की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे? फरहाना, इसमें 2-3 बातें इन्वॉल्व हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मेरे अपने आंखों से देखी हैं, यहाँ जाके मैंने वो देखा है। पहली बात है रिहेबिलिटेशन। उनके बेचारों के हालांकि पानी उनके इलाकों से उतर चुका है, 100% नहीं उतरा, लेकिन इस हद तक है कि वो पानी में जा सकते हैं और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल उतर चुका है। अब उनके घर बनाने हैं, यानी वो बेचारे उनकी जो भी माल मताव थे या जो भी पैसे थे जो थे वो बेचारे जो लेके निकले थे, वो अब उनके पास कुछ नहीं है बिल्कुल। और उनके ख़ास करके घर ऐसे बनाए जाएं कि ताकि वो एक इज़्ज़त के साथ चार दीवारी हो, एक जाके उसमें रहे। दूसरा सबसे अहम चीज़ ये है कि उनके जो बच्चे हैं और उनकी जो ख़वातीन हैं, उनकी जो सेहत है, उनकी जो वो कंडीशन है, हेल्थ की कंडीशन, वो बड़ी मिजरेबल है। और बच्चों में तो इतनी बीमारियां हैं, यानी मैंने कई पीडियाट्रिशियंस को भी साथ हम लेके गए थे एक विज़िट में, उन्होंने यानी एक खातून पीडियाट्रिशियन के आंखों से आंसू आ गए कि मैं भी बच्चे वाली हूँ, मुझे भी 2 बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन मेरी एक तो ये बच्चा मेरे बच्चे की उम्र की जितना है। तो मकसद करने का ये है कि एक हमदर्दी तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत को बहुत बड़ा पावर होता है और बहुत बड़ी आफत आई हुई है फराना, यानी इसको आप वो न समझें कि ये है। और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ये 10 साल तक आती रहेंगी। और ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके ये क्लाइमेट चेंज जो है ये ज़्यादा अफेक्टेड एरिया एशिया का होगा। यानी ये जो इस साल हुआ है अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स के वो अगले साल इससे तकरीबन 15 से 19% ज़्यादा बारिशें होंगी। अच्छा। अब आप बताएं कि इससे क्या हालत होगी। और इसलिए हुकूमत को चाहिए, यहाँ जो हमारे प्लानर्स हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको, और ये जो हमारे NGOs वाले हैं या जो इदारे हैं जो अल्लाह के नाम पे, या किसी का, जैसे आपने खुद अच्छी बात की कि किसी का इज़्ज़त नफ्स ज़ाया न हो, उसको इस तरह दिया जाए कि उस तरह। और इस तरह कई लोग मेरे साथ चले हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनको इस तरह देते हैं जैसे उसका कुछ वो लोग। और दूसरी बात जैसे किसी ने किया, सैयदा साहिबा ने किया कि वो आर्मी की जो हमारे यहाँ प्रेजेंस है ना, वो भी एक ब्लेसिंग है। बेशक ऐसे ही, यानी कई जगहों पे यानी मैंने देखा कि पुलिस भी और वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस भी, MNA MPs भी, वो बेबस नज़र आ रहे थे कि हम क्या करें। वो क्योंकि लोग तो जज्बात में थे ना, उनके मुंह से कभी क्या चीज़ निकल रहा था, कभी गाली गलौज, कभी विटामिन डी, सब बातें चल रही थी। लेकिन जब फौज आ जाती थी वो उनको लाइन में उनको ऑर्गेनाइज कर देती थी। और मैंने एक और चीज़ देखी फरहाना कि वहाँ डॉक्टर्स जो थे, फौजी डॉक्टर्स, उन्होंने भी बहुत बड़ा, खास करके पीडियाट्रिशियंस जो थे, उन्होंने भी बच्चों को जो है वो किया। आपको पता है ना, पूरे सफलें तो तबाह हो गई, कोई फसल नहीं रही, और इस वजह से उनको अगले साल के लिए कुछ चाहिए। तो ऐसी प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है ना। जो आप कह रहे हैं कि फ़ौज ने जो है बहुत काम किया, ये हकीकत है कि जो लॉजिस्टिक्स जो है वो हमारे फ़ौज के पास हैं या हमारी गवर्नमेंट के पास हैं। अगर बार बार जो हम ये कह रहे हैं कि जो दीगर इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम करेंगे तो वो काम आसान हो जाएगा, उसमें वक्त भी बचेगा और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सकेंगी। इसमें एक बात तो आपकी बात, जी मैं छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, तो एक ब्रेक का वक्त है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दर्द आशना में एक बार फिर खुशामदीद। और आज हम बात कर रहे हैं आज की नशिस्त में कि सैलाब से मुतासरा बच्चों में जो ग़िज़ाई किल्लत हो गई है उसे हम किस तरह से पूरा करें, और वो लोग जो ग़िज़ा के हवाले से काम कर रहे हैं या उन लोगों तक, मुतासरा लोगों तक ग़िज़ा पहुंचा रहे हैं, उन्हें अपनी ग़िज़ा में ऐसी कौन सी चीज़ें लाजमी रखनी चाहिए जो कि बच्चों की इस कमी को किसी हद तक पूरा कर सकें। मैं भी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप चूँकि ज़ाहिर लोगों को आगाही देती हैं, आप उनको बहुत सारी बातों के बारे में बता रही होती हैं, उनके स्ट्रेस लेवल्स को भी ठीक कर रही होती हैं। इस वक्त दो तरफ़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है। एक तो जो लोग डायरेक्ट मुतासिर हैं, यकीन वो तो स्ट्रेस में हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, उनकी परेशानी हमें नज़र आ रही है। लेकिन वो लोग जो उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, बहुत दफ़ा हमें वो भी स्ट्रेस में नज़र आ रहे होते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो डायरेक्टली देखकर उनके ऊपर असर पड़ता है और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, फिर वो जितना ज़्यादा जिस लेवल पे काम करना चाह रहे हैं वो चीज़ें पहुंचा नहीं पा रहे, उस स्ट्रेस लेवल पे हैं। तो ये दोनों तरफ से हम कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, जो लोग इस चैलेंज को भुगत रहे हैं, जो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, जो मुतासरीन हैं, उनका स्ट्रेस लेवल से पहले ज़रूरी है कि जो लोग मदद कर रहे हैं उनका अपना स्ट्रेस मैनेज हो, क्योंकि आप वही चीज़ किसी को दे सकते हैं जो आपके पास हो। अगर आप खुशियाँ बांटने निकलें, अगर आप खुद खुश नहीं हैं और एक बेजार इंसान है तो नहीं किसी को खुशी नहीं बांट सकते। इसी तरह जब हम मदद करने निकलते हैं तो हमारे एनर्जी लेवल्स पूरे नहीं होंगे तो हम क्या मदद करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ना किसी भी प्रॉब्लम को न्यूट्रल होकर आइडेंटिफाई करें कि जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने ऊपर तारी करने के बजाय आप ये अंडरस्टैंड करें कि अच्छा ये एक मसला है और उसको थोड़ा सा अपने आप को हटा के देखें। जैसे अभी ये बता रहे थे कि खातून रोने लगी देख के, हमारे साथ क्या होता है, ज़ाहिर है एम्पैथेटिक दिल होता है, हमदर्द इंसान, जो लोग हमदर्द हैं या इस तरह का दिल रखते हैं, नरम दिल होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है। बट बहुत ज़रूरी है कि अपने आप के इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा डिस्कनेक्ट करें और इस यकीन के साथ काम करें कि ये बस एक फ़ेज़ है, थोड़े दिन की बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगी लोगों को कि ये जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, हम इसको ग्लोबल वार्मिंग कहें या हम इसको नाअहली कहें, प्रॉपर प्लानिंग का ना होना कहें, हकीकत ये है कि इस वक्त हमारी जो पूरी अर्थ है वो जियोलॉजिकल एवोल्यूशन से गुजर रही है और ये हर कुछ हज़ार सालों में ये रिपीट होता है। जिस तरह एक ज़माने में सुनते हैं कि आइस एज आ गई थी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, इसी तरह अगर आप थोड़ा सा गूगल ही कर लें तो अभी कुछ अरसे में आइस एज आना शुरू होगी, इसीलिए मौसम सर्द अब ज़्यादा होने लगे। ये जो साल है, इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, ऑलरेडी वेदर एक्सपर्ट्स ने बता दिया है। सही। तो हमें अभी सिर्फ भूख, बीमारियाँ या इन सब परेशानियों से ही नहीं हम डील करें, अभी सख्त सर्दी से भी डील करना। और आप सोचिए सख्त सर्दी और नीचे ज़मीन गीली, तो क्या हाल होगा। सही। काश कि हमारे पास कोई एक इफ़ेक्टिव डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल होता जहाँ पे हमें आसानी हो जाती कि वो हमें एक लिस्ट दे देते कि ये चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ न्यूट्रिशन, जिस तरह ये हमें बता रही हैं डॉक्टर आयशा। अब जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाह रही हूँ कि जो लोग इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ ये ना करें कि जहाँ पानी था या जहाँ घर गिरे वहीं दोबारा बना दिए। हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पानी ने अपना रास्ता यहाँ बना लिया है और जब कुछ महीनों बाद दोबारा बारिश होगी तो वो इसी रास्ते से गुजरेगा और फिर ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं उसका भी इसी रास्ते से गुजरेंगे और इसी तरह दुनिया में दरिया बनते हैं इसी। और ये पानी एक अगर मैनेज कर लिया जाए तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है और इससे हम बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि पानी ज़िंदगी है। एक वक्त था कि हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव कर रहे थे क्योंकि हमें पानी को तरस रहे थे, अब जब अल्लाह ताला ने इतना सारा दे दिया तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो इस वक्त एक्सपर्ट्स की राय लेके दोबारा रिहैबिलिटेशन का काम किया जाए। दूसरा, अब लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करना होगा। चंद महीने गुजर जाएं, ये सबसे पहले भूख और ये बीमारियों से हम लड़ लें, उसके बाद ट्रेंड लोग जाएं और जाके लोगों को मदद करें कि किस तरह इस ट्रॉमा से निकलें। आखिरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें सिर्फ खाना देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आज मुझे भी अगर आप एक हफ़्ते रोज़ाना खाना देंगी और मुझे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छठे दिन मैं आ जाऊँगी आपके घर के, हाँ भाई आज का मेरा खाना खाएं। तो जब हम लोगों को देने से आदी बना देते हैं, ठीक है इस वक्त उनको ज़रूरत है, लेकिन उनको अब रिहैबिलिटेशन में उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनको अपने साथ मिला के उसको दोबारा से रीबिल्ड करना। ये नहीं कि हम रीबिल्ड करके दे दें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और सब हमारे पास से ये एफर्ट जाए कि हम इनको सिखाएं, ट्रेन करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उनको सेंस ऑफ ओनरशिप दी जाए कि भाई ये मसलों से उन्होंने खुद निकलना है, हमारा सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है। एक और बात सॉरी मैं ऐड कर रही हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल करें, हमने आपको इसीलिए बुलाया। पाकिस्तान जो है वो
हाँ नहीं, क्योंकि मैं एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आई हूँ ना, पाकिस्तान जो है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे 116 मुल्कों में से 92nd नंबर पे ऑलरेडी था। जी बिल्कुल। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सर्वे के मुताबिक रूरल एरियाज़ में हर 5 घरों में से 3 घरों में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। 3 घर, अब वो 5 में से 3 नहीं रहे, वो 5 के 5 हो गए। बिल्कुल ऐसे। पुराने स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 5 साल के अंडर पता नहीं कितने सारे हमारे बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के होते थे, ना उनकी दिमागी नशोनुमा हो पाती थी और जिस्मानी तौर पर भी छोटे रह जाते थे। अभी 1-1.5 साल की जो इस वक्त हमारे पास क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि इस वक्त हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते न्यूट्रिशनल वैल्यू है या नहीं, हम कहते हैं पेट भरना है, चाहे किसी भी चीज़ से, चने से भर जाए, रोटी से भर जाए। फिर यूक्रेन रशिया वॉर, ओवरऑल इस कदर क्राइसिस है फूड का। तो अभी एक चैलेंज सिर्फ फूड ही नहीं है, देन द मेंटल हेल्थ, उसके बाद ये न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ खाने हो। तो अगेन I'll stress upon this कि हम इज्तिमाइयत में अब कोशिश करें तो बेहतर है। बिल्कुल मिलके काम करना जरूरी है, मुत्तहिद होना जरूरी है। क्योंकि ये जो आपने पॉइंट रेज किया ना कि है। जितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि जो प्लानिंग का जो भी इदारा है गवर्नमेंट का, यकीनन वो अपने तौर पर बहुत सारे काम कर रहे हैं और कर रहे होते हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनको चाहिए कि वो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं ना उनको अपने साथ शामिल कर लें, और जहाँ पर वो जो एक्सपर्ट्स अपनी जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं और उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं, उनकी बुनियादों पर आगे की प्लानिंग हो। क्योंकि जब रिहेबिलिटेशन की बात होगी तो जैसे आपने कहा कि पानी तो अपना रास्ता बना चुका है, नेक्स्ट टाइम भी वो वहीं से गुजरेगा। अगर वो आपको पता है कि यहाँ से गुजर चुका है तो रिहेबिलिटेशन में फिर आप घर उस तरह से बनाएं जो ज़्यादा उनको तकलीफ़ ना फिर पहुँचा सकें या उसको डैमेज ना कर सकें। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और उन तमाम लोगों को कि एक जगह पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। डॉक्टर आयशा आपकी तरफ आएंगे। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से। अब मौसम चेंज हो रहा है, जब मौसम की तब्दीली होती है तो ज़ाहिर है सभी को ग़िज़ा में भी थोड़ी तब्दीली आती है। फिर हमारे यहाँ कुछ ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो हर चीज़ से हमें नवाजा हुआ है। आप कुछ फल देख लें, सब्ज़ियाँ देख लें, आप गंदम और मकई की फसलें देख लें, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है। लेकिन हमारे पास वो ना तो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं, ना हमारे पास वो सहूलतें हैं कि हम उसको लंबे अरसे तक सेव कर सकें। तो हमें एक तो ये बताइए कि हमें बच्चों और बड़ों को किस तरह की ग़िज़ा अब देनी चाहिए ताकि वो उस थोड़ी सी भी मिल रही हो तो वो अपनी बॉडी की नीड को पूरा कर सकें और अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकें। देखिए, एनर्जी लेवल के बारे में जो आपने बात की है वो ज़बरदस्त है। अभी जो मैंने ग़िज़ाएँ बता दी थी वो तो नेसेसिटीज़ थी, लेकिन उस एनर्जी लेवल के हिसाब से अब मैं डिफरेंट चीज़ें बताऊंगी। उसमें गंदम की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और जो स्टेपल डाइट्स में हमारे पास चीज़ें आती हैं वो गंदम आता है और चावल आता है, और ये वो चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के अंदर आती हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक टाइम पे हमने गंदम इस्तेमाल किया, यानी कि रोटी इस्तेमाल कर ली, और दूसरी टाइम पे चावल। अब किस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन होंगे और ख़ास करके बच्चों के, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जहाँ पे हम इनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने जो है ऑयल या घी, इसको ज़रूर जहन में रखना है। और इसके पैकेट्स जो हैं इनके जो हम हर फैमिली को जो एक पोर्शन दे रहे हैं उसमें ऑयल का या घी का पैकेट। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगी। अब हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर उनको ग़िज़ा पहुँचाने की, अभी शायद वो इस काबिल नहीं है कि अपने चूल्हे जला सकें। तो ना तो मैं तो बल्कि कल भी एक प्रोग्राम में कह रही थी कि हम जो आटा और उनको चावल भेज रहे हैं वो क्या करेंगे उसका, उनको तो रेडीमेड फूड चाहिए जो कि वो फौरी तौर पर खा सकें। तो इसलिए आप मुझे ऐसी ग़िज़ाएँ बताएं जो कि ले जाने वालों के लिए भी आसान हो और खाने वालों के लिए भी आसान हो। हाँ, देखें, हम उनको ऐसी चीज़ें तो नहीं बता सकते कि वो उसको पका के इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे हमने विज़िट किया था तो उन्होंने लकड़ियों के ऊपर चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। देखें, जो चीज़ें हम उनको कुक के फॉर्म में भेज रहे हैं तो वो उसमें ये हो जाता है कि 1-2 दिन के बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और पैक फॉर्म में अगर हम चीज़ें देते हैं तो उसमें बिस्किट्स या निम्को या जूसेस या चीज़ें हैं जो कि चंद दिनों के अंदर आप उससे अप हो जाते हैं और वो इस कदर नहीं होती कि उससे आपकी क्वांटिटी पूरी हो या आपको वो पूरी ग़िज़ाइयत प्रोवाइड कर सके। आप उससे 1-2 दिन तो गुजार सकते हैं, लेकिन बात तो वहीं पे आती है कि आपको रोटी या चावल या डबल रोटी या अंडा या दूध ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो उनको ऐसी चीज़ें समझाई गई हैं ताकि वो अपना खाना बनाना शुरू कर दें। तो उसमें अब उनको दालें भी प्रोवाइड की जा रही हैं, बीन्स एंड लेंटिल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आटा और चावल और घी और ऑयल ये भी प्रोवाइड किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा उन्होंने कुकिंग का काम भी वहाँ
शुरू कर दिया? हाँ, कुकिंग का काम शुरू करना पड़ा क्योंकि वो बिस्किट से, निम्को से, जूसेस से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे और ये एक्सपेंसिव भी पड़ रहा था। इनकी जो एक्सपेंस थी कॉस्ट की वो ज़्यादा थी बनिस्बत ये कि उनको आटा या चीनी या ये चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। तो उसमें ये होता है कि बच्चे चीनी के भी लवर्स होते हैं और उनको कोई ना कोई चीज़, तो उनको ये बताया गया कि जो भी रोटी आप बच्चों को बना के दे रहे हैं, ज़ाहिर है सालन बनाना उनके लिए अगर इतना पॉसिबल नहीं है तो रोटी का जो पेड़ा है उसी के अंदर उन्होंने घी का टेबल स्पून, उसी के अंदर शुगर बना के और इस तरीके से उनको पराठा टाइप से कच्चा पक्का जैसे भी है मीठी रोटी बना के दे दी जाए तो उससे बच्चों के एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे तरीके से, ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसमें उनको कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे और फैट्स भी मिल जाएंगे। तो पूरा दिन तक उनको हंगर पैंग्स जो होंगे वो दोबारा जल्दी महसूस नहीं होंगे। तो इस तरीके की उनको कुछ रेसिपीज़ बताई गई। लेकिन जब तक फैट्स का इस्तेमाल यानी कि बटर का या देसी घी का या ऑयल का इस्तेमाल चीज़ों में नहीं किया जाता तो चीज़ें ड्राई भी होती हैं और टेस्ट भी डेवलप नहीं होता। और साथ ही साथ उनको सॉल्ट के और चिली पाउडर के वो भी पैकेट्स प्रोवाइड करने पड़े क्योंकि जो चीज़ें हम इनको बिस्किट्स या निम्को या ये वाली चीज़ें दे रहे थे वो इस तरह से नहीं थी कि बहुत देर तक उनका पेट भरा हुआ रहता। और ये चीज़ें बेसिकली चाय के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। हाँ, लेकिन ये मुश्किल के वक्त में तो ज़ाहिर है ये एक आसान तरीन चीज़ समझी जाती है कि फौरी तौर पर आपकी भूख को वो फौरी तौर पे दी जाए। और चूंकि हमारी जो कौम है वो चाय के बगैर नहीं रहती तो फिर चाय भी प्रोवाइड की जा सकती थी तो चाय भी प्रोवाइड की गई और साथ में दूध भी दिया गया। यानी ग्रेजुअली हम नॉर्मल की तरफ उन चीज़ों को लेकर आ रहे हैं और उनको लाना पड़ा ताकि लकड़ियों पे उनको और ये चीज़ें उनको करके भी बताई गई कि किस तरीके से आप आग जला सकते हैं। बस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पालक या कच्ची सब्जियाँ या गले सड़े फल या इनको 2-3 दिन ज़्यादा गुजर चुके हों उन चीज़ों को इस्तेमाल करने से उनको मना किया गया है ताकि उनको डायरिया या पेट की ख़राबी के मसाइल ना हो। जो भी चीज़ तो इसका मतलब है कि मुसलसल जो भी लोग काम कर रहे हैं वो उनको साथ गाइड भी कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट भी कर रहे हैं कि उनका काम भी चलता रहे और वो बीमारियों से बचते भी रहें। और अगर लोग इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो बजाय ये कि उनको कच्ची सब्जियां या फल भेजें, उनको सूखी चीज़ें पैकेट के फॉर्म में वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है ताकि चीज़ ख़राब ना हो, थोड़ा ज़्यादा दिन चल सके। असद साहब आपसे पूछना चाहूँगी, आपने चूँकि खुद जाके उन एरियाज़ को विज़िट किया, आपने देखा कि गवर्नमेंट लेवल पे भी काम हो रहा है, प्राइवेट इदारे भी काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये दोनों इदारे अपनी अपनी जगह पर जो काम कर रहे हैं उसमें कहाँ पर अभी स्पेस है कि आप समझते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट करे तो ज़्यादा बेहतर है या जो सिविल इदारे दूसरे अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं उनका करना बेहतर होगा? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक होती है सिंसियरिटी कि सिंसियर हो के कोई अगर बंदा काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं कि कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिले। बिल्कुल, हुकूमत तो अपनी तरफ से कर रही है, सारे मिनिस्टर्स अपने अपने इलाकों में भी जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ पूरे पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया। उस वक्त तक तो मामला ठीक रहते हैं, लेकिन जो हम ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो अपने ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ जो अपने लोग हैं उनको उन तक उनकी रसाई आसानी से पहुँच सके, या वो लोग जो हैं उनको इतना कुछ दें जो हुकूमत दे रही है उनको। तो मेरे ख्याल में तो जो मुखैर हजरात हैं वो और हुकूमत मिल के काम करे तो उनके काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। अच्छा, फिर हम उसी बात पे आ गए हैं बार बार ना कि मिलकर काम करें और सिंसियरिटी से करें, यानी उनकी नीयत साफ़ हो और जो मिल रहा है वो उन आम आदमियों तक पहुँचे जो बेचारे अफेक्टेड हैं, जो एक नवाले के लिए तरस रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे इनकी डॉक्टर आशिया साहिबा की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये मैं क्योंकि वहाँ खुद देख के आया हूँ कि प्रैक्टिकली वहाँ ये डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, डिफ़िकल्ट है। इस सेंस में डिफ़िकल्ट है कि उनके जो बच्चे हैं जिनकी एजेस कुछ नहीं है उनको अभी तो डेंगू का मर्ज़ भी लाहक शुरू हो गया, यानी मलेरिया तो हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई और फूड पॉइजनिंग हो गई, अब डेंगू। अभी डेंगू के लिए मैं आपको बताऊं फरहाना कि इतने हद तक वो लोग परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि जब एक माँ या एक बाप अपने हाथों में उनका बच्चा दम तोड़ दे तो बताएं क्या हालत होगी। लेकिन वो जो लोग कह रहे हैं कि हम मॉस्किटो के लिए जो रिपेलेंट वगैरह है वो सही कह रहे हैं आप, तो क्या वो नहीं पहुंच रहे उन तक? उतने हद तक नहीं पहुंच रहे जितने हद तक पहुंचने चाहिए। यूनाइटेड नेशन वालों ने भी भेजे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी साहब आए थे,
एक मीटिंग में मैं भी वहीं था। तो मकसद कहने का ये कि उन लोगों ने या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है बहुत कुछ दे रही हैं, हमारी सिंध गवर्नमेंट भी, हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन वो कहीं एक ऐसा खलीज है जो मिसकम्युनिकेशन वो जो हो रहा है, जो माल आ रहा है या जो चीज़ें आ रही हैं वो उन लोगों तक जो बेचारे उनके लायक नहीं पहुंच रहे। सही कह रहे हैं आप कि हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बेनतहा ज़रूरत है। सामान भी हमारे पास मौजूद है, लोग भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑनेस्टी थोड़ी बढ़ जाए और अगर सिंसियरली वो सिर्फ ये समझे आज अगर ये है कल हमारी फैमिली भी हो सकती है, खुदा न खास्ता अगर हम पे भी ये चीज़ आ सकती है तो कोई वजह नहीं ये हो। लेकिन जैसे अभी मैंने आपसे बात की जो वक्फे से पहले कि अब वो लोग जाना शुरू किया गया है, जा रहे हैं। आप यकीन करें कई जगहों पे उन लोगों ने खुद यानी 60 साल 65 साल उनकी उम्रें हैं ख़वातीन की और हजरात की, वो खुद अपनी दीवारें बना रहे हैं, उसी जगह पे खुद बना रहे हैं। अब ये इतना पैसा जो आ रहा है या पैसा नहीं चीज़ें आ रही हैं, अगर वो सही न खैर हजरात जो भी होंगे डॉक्टर फरहाना वो भी एक दफ़ा जाएंगे, दो दफ़ा बिल्कुल सही बात है। बाद में तो फिर वो टीम नहीं काम करना है, गवर्नमेंट ने करना है, वहाँ के कमिश्नर ने करना है, वहाँ के DIG ने करना है, DC ने करना है। आपसे पूछने का मकसद भी यही था कि हम लोगों तक ये बात पहुँचा सकें कि जो लोग काम कर रहे हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। जितने इदारे हैं वो गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ मिलकर काम करें और जितना मिलकर काम करेंगे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सामान को आगे पहुँचा सकेंगे। हमारे पास बस 2-3 मिनट है, मैं चाहूँगी कि आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट कर दें। मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो लोग माशाल्लाह से ख़ुद देने वाले थे अब वो लेने वाले हाथ हैं, और जो मेहमान नवाज थे जो अभी किसी को अपने दस्तरखान से वैसे उठ के जाने नहीं देते थे, आज वो इस हालत में हैं कि बैठे हुए हैं और उनका दस्तरखान खाली है। कोई एक उनके हवाले से बात कीजिएगा, फिर मैं आयशा साहबा से भी एक मैसेज लेना चाहूँगी। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक तो ये हो ही नहीं सकता कि मुश्किल आए और उसके साथ आसानी ना हो। चीज़ों में देर सवेर ज़रूर होती है, मगर आपको आपका सब्र और आपको यकीन, आपका ईमान और हाँ उसको उस पर मजबूत रखता है, वो बिल्कुल निकाल लेता है और निकालेगा। बिल्कुल। आयशा साहब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि बस कभी कभी बहुत दुख होता है, क्योंकि इसी सितंबर में लास्ट सितंबर को मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बच्चों के साथ सवात में थी और एक एक स्पॉट जहाँ पे हमने पिक्चर्स बनाई और अब वो चीज़ें उस नक्शे में ही नहीं है, तो वो बच्चे भी मुझे बता रहे होते हैं कि वो पूरी हाँ इतना दुख होता है। 1 साल की बात है, लास्ट सितंबर हम वेकेशंस में उधर ही थे और वो इतने मोहब्बत करने वाले, इतने अच्छे लोग थे, प्यार करने वाले, उनके साथ हमने खुद तस्वीरें बनाई, वही होटल और आज वो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं सवाई हस्ती, लेकिन इंशाल्लाह वो अपने घरों में वापस जाएंगे। लेकिन वो अल्लाह पे भरोसा, ये तमाम तर चीज़ें ये सिर्फ हमारे लोग बड़े मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं। और अगर पाकिस्तानी लोग आपस में इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से और मुत्तहिदा होके रहे तो अल्लाह ताला ने जिस तरह इस मुल्क को कायम व दायम रखा है, सब इंशाल्लाह इसी तरह सलामत रहेगा। तब आप छोटा सा एक मैसेज, बस छोटा सा मैसेज ये है कि वो जैसे हमारे बोलते हैं कि जी खुश है तो जहान खुश है। आदमी को खुशियाँ दें तो उनके लिए कुछ करें, और हुकूमत भी कर रही है, NGOs वाले भी कर रहे हैं। सच सारी बात है नियत की, नियत साफ, मंजिल आसान और अल्लाह पाक पे तवक्कल हो। तब कि ये दुख आए हैं, उसके बाद खुशियाँ भी आएंगी और अल्लाह ताला ये सब चीज़ें। जैसे माविश ने कहा ना कि हर परेशानी और मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीनन ये अल्लाह पाक का इरशाद है और हम इससे बिल्कुल भी गाफिल नहीं हैं। हम जानते हैं, हम इस पर भरोसा रखते हैं, हमारा ईमान है इस पर। तो इसी ईमान के साथ कि हम लोगों ने मुत्तहिद होकर, मुत्तफ़िक होकर, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ, जिस जज्बे के साथ हम काम कर रहे हैं और मज़ीद इस जज्बे को बढ़ाएंगे और ज़्यादा जहाँ जहाँ पे जिन जगहों पे कुछ कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। और हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे जो हैं या हमारे पाक आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ सकेंगे। आज का ये प्रोग्राम, ये नशिस्त यहीं पर मुकम्मल करते हैं। अपने मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और बहुत अच्छी तजवीज़ से हमें नवाजा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी मेज़बान फरहाना उवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।